गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिप पब्लिक स्कूल की एसएस क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखो बेटा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सरकार में व्यवस्थापिका एक अंग है और व्यवस्थापिका में संसद के बारे में। संसद का गठन किस प्रकार से हुआ? संसद का गठन हुआ लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर, और तीसरा अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति था। तो हमने जो पिछली वीडियो देखी उनमें लोकसभा का गठन पड़ा, राज्यसभा का गठन पड़ा, जिनसे मिलकर संसद का गठन हुआ। अब हम ये देखेंगे, जब संसद इतना बड़ा नाम देश में जिसके काम बहुत अहम हैं, संसद देश को एक तरह से चला रही है, तो उसकी पावर क्या है, क्या काम संसद करती है, संसद में कौन है और वो क्या काम कर रहे हैं। तो संसद में कौन है उनके बारे में हमने पहले पढ़ा। लोकसभा का गठन हुआ, राज्यसभा का गठन हुआ, इनसे मिलकर संसद बनी, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी शक्तियां क्या हैं? गठन तो हमने देख लिया, क्या काम संसद करती है वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए, संसद के कार्य तथा शक्तियां, कौन कौन से कार्य संसद करती है, क्या उसके पास में पावर है, क्या शक्तियां हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले विधायी शक्ति। विधायी शक्तियां कौन कौन सी विधायी शक्ति? अब विधायी को मतलब क्या है? विधायी शब्द किससे बना है? विधि से। किससे बना है बेटा? विधि। और विधि का मतलब क्या होता है? कानून। क्या होता है? कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। यानी कि कानून निर्माण संबंधी शक्ति। जब कभी आप पढ़ रहे होंगे, कभी चाहे वो आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हो, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, ये शब्द आपको कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है, कि विधायी शक्तियाँ साहब। अब विधायी शक्ति कौन सी रहे में? जो कानून बनावे ते संबंधित रहे, विधि से संबंधित रहे, वे कौन सी शक्ति कहलावे बेटा? विधायी शक्ति। अब ऐसा मत करियो, लिख विधायी शक्ति रहे हेडिंग और काम अन्य और कछू न बता रहे। या में सिर्फ वही काम आएंगे जो कानून बनावे थे संबंधित हैं। तो विधायी शक्ति कौन कौन सी है संसद के पास में? यानी कि संसद के पास में विधायी शक्तियों में कानून निर्माण संबंधी शक्ति। कानून निर्माण संसद कैसे करती है? संसद के पास में ही पावर है कानून निर्माण का। एक अकेली संसद है जो देश के लिए कानून बनाती है। इतना बड़ा देश है हमारा, उस देश के लिए जो कानून बनाने से संबंधित काम हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। और संसद कानून बनाती है किन विषयों पर? भाई कोई विषय तो उसको मिले होंगे, कुछ काम तो होंगे उसके पास में कि किन किन कामों पर संसद कानून बनाएगी। क्योंकि हमारे देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, और जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है तो उसमें क्या है? कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास में हैं, तो उसने कुछ शक्तियों को राज्य सरकारों को दे रखा है, और राज्य सरकार उस पर काम करती है, केंद्र सरकार के अलग काम है, ठीक है। तो भाई केंद्र सरकार जो है, यानी कि संसद के पास में अधिकार है कानून बनाने का केंद्र सरकार के लिए। तो संसद कौन कौन से कामों पे, कौन कौन से विषयों पर कानून बनाती है? तो देखिए, संसद के पास अधिकार क्षेत्र में एक तो संघ सूची। संघ सूची बेटा, एकाग्रता बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को समझने के लिए। संघ सूची, अब मैंने संघ को कई बार क्या कहा है? केंद्र। संघीय सरकार कहिए या केंद्र सरकार कहिए, संघ सूची या केंद्र सूची कहिए, ठीक है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का। संघ सूची में जैसे विषय हैं, विषय दे रखे हैं, जैसे काम, भाई इतने काम हैं, इनको कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और ये संघ सूची में जो विषय हैं वो लगभग कितने हैं? 97। ये क्या है? ऊपर नीचे होते रहते हैं कई बार, लगभग 97 विषय हैं। ऊपर नीचे किस वजह से? क्योंकि राज्य को हस्तांतरित कर दिया, या राज्य के विषय को केंद्र को हस्तांतरित कर दिया कि अब आप कानून बनाइए। तो ये सरकारें बदलती हैं, कुछ इनमें बदलाव देखने को मिल जाता है। संघ सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है? संसद कानून बनाती है। इसके अलावा समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची में लगभग कितने 67 विषय हैं। कितने हैं 67 विषय, लगभग 67 विषय हैं। इन पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार भी करती है, यानी कानून की प्रक्रिया जो है वो केंद्र सरकार भी करे और राज्य सरकार भी करे, इसलिए इसको क्या कहा गया है, समवर्ती। यहां पे समवर्ती शब्द का हमेशा आपको ध्यान रखना है। समवर्ती का मतलब होता है कि किसी और का अधिकार क्षेत्र भी वो है, यानी ये मिलकर काम करते हैं इस पर, ठीक है। समवर्ती में क्या होता है कि राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। केंद्र सरकार का भी अधिकार है और राज्य सरकार का भी अधिकार होता है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि केंद्र सरकार अलग रास्ता पर चले और राज्य सरकार अलग रास्ता पर चले, दोनों में कोई मानने को तैयार नहीं, एक मत बन नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में, विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है बेटा। एक है राज्य सूची। बेटा यह इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। समवर्ती सूची इसमें है 47 विषय और राज्य सूची में विषय है 67 लगभग, ठीक है बेटा। अब राज्य सूची में कौन कानून बनाता है, उसमें राज्य सरकार बनाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर संसद का नहीं है काम, ठीक है। संसद इस पर कानून बनाएगी नहीं। मैंने इसको इसलिए लिखा है कि 67 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनावे, ठीक है। और समवर्ती सूची के 47 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। संघ सूची के लगभग 97 विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये मैंने एग्जाई लिखा, ठीक है। अब कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का किस पे हो गया, यानी संसद का किस पे हो गया, संघ सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर। समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है, ठीक है। अब ये कहते हैं अवशिष्ट विषय। कौन से आते हैं बेटा, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय का मतलब क्या है कि जो जब देश का संविधान बनाया गया था उस समय वे काम नहीं थे, बाद में आए, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, अभी नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ काम नए आ रहे हैं, तो अवशिष्ट विषयों में शामिल किए जाते हैं और उन पर भी कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसके पास में होता है, संसद के पास। तो देखिए संसद किन किन विषयों पर कानून बनाती है, संघ सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, इसलिए केंद्र का अधिकार तो है ही है भाई, संसद का तो अधिकार है ही, तो वो तो यहाँ बोलेगा। इसके अलावा जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर भी संसद कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में अगर विवाद की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि केंद्र सरकार द्वारा यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। क्यों विवाद इसलिए हो जाता है कि राज्य भी कानून उस पर बनाता है। अब देखिए ये तो हो गई विधायी शक्तियां। दूसरी है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति हमारे देश के लिए भाई संविधान है और उसके हिसाब से देश चल रहा है। संविधान बनाया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है हमारा। उस संविधान में अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ जाए, भाई संविधान बनाया गया, कुछ बातें ऐसी आती हैं समय और परिस्थितियों के हिसाब से कि बदलाव की आवश्यकता हो, तो बदलाव कौन करेगा, संविधान में संशोधन कौन करेगा। देखिए काफ़ी ये सुपर पावर नहीं हो गई संसद की कि संविधान में भी बदलाव कर सकती है। तो संविधान में अगर संशोधन की आवश्यकता पड़े तो संविधान में संशोधन भी संसद कर सकती है। अब वो संशोधन कैसे करती है, भाई एकमात्र अधिकार है संसद के पास में, संविधान में संशोधन और कोई ना कर सके, अकेली संसद को ये पावर मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है। तो ये क्या करती है, लोकसभा व राज्यसभा व राज्यसभा मिलकर क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। ये संसद के दो सदन है, लोकसभा व राज्यसभा, यानी कि संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, प्रस्ताव लाया जा सकता है
संविधान संशोधन का। लोकसभा में जो प्रस्ताव लाया गया है वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, उसके बाद वो दूसरे सदन भेज दिया जाएगा। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो वो बहुमत से पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो वो लोकसभा में भेज दिया जाएगा। दोनों से प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो जाता है, जिस बदलाव को लेकर वो बदलाव फिर संसद क्या है, संविधान में कर देती है। यानी कि संविधान में जो बदलाव होगा वो संसद के दोनों सदन करेंगे। अब कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत से काम हो जाता है, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% से थोड़ा ऊपर, और 2/3 बहुमत मैंने आपको बताया लगभग 66%। ठीक है, तो कुछ मामले में साधारण बहुमत, ठीक है, या 2/3 बहुमत, इससे बदलाव किया जा सकता है। एक सदन से प्रस्ताव पास होकर दूसरे सदन को भेजा जाएगा, चाहे वो सदन कोई सा हो। लोकसभा में रखा गया है प्रस्ताव तो राज्यसभा द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। लोकसभा से पारित बहुमत के साथ जो प्रस्ताव है उसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, या राज्यसभा द्वारा में प्रस्ताव जो लाया गया बहुमत के साथ तो वो लोकसभा द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, यानी कि वो प्रस्ताव बहुमत से पारित होना चाहिए, तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। कुछ मामले ऐसे हैं, ज़्यादातर अधिकांश जो भाग है संविधान का उसमें ये संसद के दोनों सदन ही क्या करते हैं, बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो अगर राज्यों से संबंधित हैं, ठीक है, तो कुछ मामले ऐसे हैं उनमें आधे राज्यों के विधानमंडल, आधे राज्यों के विधानमंडल बहुमत से स्वीकृति देंगे तभी जाके संशोधन हो पाएगा। यानी कि आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है, और हमारे राज्य कुल कितने हैं, अभी 28 राज्य हैं, उनके आधे राज्य जो हैं उनके विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है कुछ मामले में। ठीक है, और संविधान में संशोधन हो जाता है। यानी ज़्यादा अधिकांश भाग में तो संविधान में संशोधन संसद ही कर रही है, कुछ मामले में आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब देखिए वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या है संसद के पास में, तो मैंने आपको बताया विधायी शक्ति तो क्या है, विधि यानी कानून संबंधी शक्ति है। वित्तीय यहां शब्द आता है वित्त, क्या आता है बेटा, वित्त, और वित्त का मतलब होता है धन। क्या होता है, धन, यानी कि धन संबंधी शक्ति जिसको बोले वित्तीय शक्ति। यानी कि इसमें आय व्यय से संबंधित पावर है, आय व्यय से संबंधित शक्ति है इसकी। आपको ये जो शब्द है वित्तीय शक्ति वो कई प्रश्नों में देखने को मिलेगा, ये विधायी शक्ति भी मिलेगा तो वित्तीय शक्ति भी मिलेगा। अब आपको देख लेना, विधायी तो कानून संबंधी है और वित्तीय शक्ति जो है वो धन संबंधी है। ये मिस्टेक मत करना कि वित्तीय शक्ति ने साहब विधायी में लिख रहे हैं और विधायी शक्ति ने वित्तीय शक्ति में लिख रहे हैं। वित्तीय शक्ति किससे संबंधित हो गई, धन संबंधी। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए संसद के पास में धन संबंधी शक्ति है, यानी कि आय व्यय से संबंधित बजट प्रतिवर्ष संसद में रखा जाता है, और आय व्यय से संबंधित जब तक बजट संसद में नहीं रखा जाता है, बजट पारित नहीं होता है, तब तक आय व्यय से संबंधित कोई भी काम नहीं किया जाता है। वित्त वर्ष होता है, अब वित्त वर्ष की जो अवधि है वो क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या है, वित्तीय वर्ष की अवधि है। ठीक है, तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, उस साल के लिए जो बजट तैयार किया है कि भाई क्या क्या काम कराना है, कहाँ पैसा कितना लगाना है, किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाना है। ठीक है, तो उसका पूरा बजट तैयार किया जाता है पहले ही अगले वर्ष के लिए, और जो बजट तैयार नहीं होता है, यानी संसद जब तक ऐसा बजट तैयार नहीं करती है तब तक आय व्यय से संबंधित कोई भी काम नहीं होगा। तो ये पावर हो गई किसकी, संसद की।
क्या पावर हो गई कि वो क्या करती है, आय से संबंधित बजट रखवावे। और बजट कौन रखे संसद में, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री द्वारा बजट रखा जाता है, पेश किया जाता है, जिसको क्या है, सबसे पहले विशेष तौर से भाई पूरी जो पावर है, आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि वित्तीय जो शक्ति है ना, उसमें सुपर पावर जो है वो लोकसभा है। कौन सा सदन है, लोकसभा। संसद का जो सदन है लोकसभा, व्यवहार में उससे पहले पारित करवाना पड़ता है, यानी कि बजट लोकसभा में पहले रखा जाएगा, ठीक है, और राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा। एक ही चीज है, यहीं पर अंतर है। देखो राज्यसभा की भी शक्तियां हैं, दो उसके पास में विशेष हैं, तो यहां लोकसभा के पास में विशेष यही है, वित्तीय शक्ति, ये अलग है। बाकी सब में लोकसभा राज्यसभा मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये वित्तीय शक्ति लोकसभा के पास में सुपर पावर में है, और राज्यसभा के पास इसकी शक्ति कैसी है, गौण है, बहुत कम है, नाम मात्र की कहिए। क्योंकि लोकसभा में ही क्या रखा जाता है, बजट रखा जाता है पहले, और उसके बाद यहां से राज्यसभा में जाएगा, लेकिन राज्यसभा उस पर सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक विचार विमर्श कर सके। 14 दिन में वो ये कहेगी, अगर कोई संशोधन करना है, पुनः विचार के लिए लौटाना है, तो वो लोकसभा को कहेंगे, लेकिन लोकसभा उसको माने उसके विचार को या नहीं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर लोकसभा फिर से उसी को ही उसके पास भेजती है राज्यसभा के पास में, तो उसके बाद राज्यसभा को उसका अनुमोदन करना ही होता है 14 दिन, और 14 दिन बाद क्या है, वो पारित हो जाता है, और ये वित्तीय वर्ष अगले वित्तीय वर्ष के लिए फिर वो बजट तैयार हो जाता है, और वित्त मंत्री इस बजट को पारित करवाता है। तो ये वित्तीय शक्ति हो गई, जिसमें सुपर पावर किसकी होती है, लोकसभा की। संसद के प्रथम सदन लोकसभा की सुपर पावर उसमें होती है। इसके बाद बेटा देखिए, यहां दिखेगा नहीं, थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं। देखिए बेटा, चौथी जो पावर है वो है प्रशासनिक शक्ति। देखो बेटा, प्रशासनिक शक्ति जिन्हें कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी बोलते हैं। प्रशासनिक शक्ति कौन सी है, जो हमारे देश में जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उस संसदात्मक शासन, संसद है क्या नहीं है, और द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद जो होती है, यानी कि जो संघीय कार्यपालिका है, एक तो राज्य की कार्यपालिका होती है, एक संघ की कार्यपालिका है, और संघ की कार्यपालिका में आपको बताया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है वो संघ की कार्यपालिका में आते हैं। तो जो संघ की कार्यपालिका में जो मंत्री परिषद होती है, वो मंत्री परिषद व्यवहार में जो होती है, एक तरह से वो लोकसभा, वैसे तो संसद है, और संसद का जो सदन है लोकसभा, इसके प्रति उत्तरदायी होती है व्यवहार में, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य तो सिर्फ इनसे क्या है, इनकी आलोचना कर सकते हैं, इनसे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, इनको पद से नहीं हटा सकते। तो जो शक्ति है वो लोकसभा के पास में है। संसद की शक्ति बोल रहे हैं हम, तो संसद की खास तौर से, अब संसद में लोकसभा आती है, तो संसद में लोकसभा के प्रति ये मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा भंग हो जाए तो मंत्री परिषद भी भंग हो जाती है। लोकसभा भंग तो मंत्री परिषद भी भंग। उसका कार्यकाल तब तक है जब तक लोकसभा का कार्यकाल है। ठीक है बेटा, तो ये जो मंत्री परिषद है व्यवहार में किसके प्रति, संसद के प्रति, यानी खास तौर से व्यवहार में संसद के प्रथम सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद जो अगली पावर है वो क्या है, निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अब निर्वाचन संबंधी शक्तियां कौन कौन सी हैं, देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदन कौन कौन से बेटा, लोकसभा और राज्यसभा।
संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा। भाई संसद की शक्ति तो हो गई है, लोकसभा और राज्यसभा से ही तो मिलकर संसद बनी है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं ये। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं ये। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और ये क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी कौन करते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये क्या है, संसद की शक्तियां हैं। अन्य शक्ति और क्या हैं भाई, ये शक्ति तो हो गई, विधायी शक्ति हो गई, कानून बनाए थे संबंधित हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है, संसद के पास में। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन करना हो तो सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार है वो संसद के पास में। प्रस्ताव भी संसद ही लेके आएगी, संसद का कोई भी सदन, लोकसभा राज्यसभा लेके आएगा प्रस्ताव। विधानमंडल में कभी प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, ये ध्यान कर लेना कि विधानमंडल के किसी सदन में वही प्रस्ताव लाया जाए संविधान संशोधन का, प्रस्ताव तो यही लेके आएंगे। विधानमंडल तो सिर्फ अनुमोदन कर सक, कुछ मामले में आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है तो वो स्वीकृति दे में अनुमोदन करें वे, तो प्रस्ताव ना ले काम है कि साहब संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव लिया, हमें प्रस्ताव नहीं लाते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद वित्तीय शक्ति, वित्त मंत्री बजट रखवाएगा और जब तक आय व्यय से संबंधित बजट पास ना है जावे तब तक आय व्यय से संबंधित कोई भी काम नहीं होता है। प्रशासनिक शक्ति इनमें जो संसद के प्रति जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति एक तरह से उत्तरदायी होती है। लोकसभा भंग हो जाए तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। निर्वाचन संबंधी शक्ति इनमें क्या है कि लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है बेटा। अन्य शक्तियां और हैं, एक मिनट, अन्य शक्तियां और बताते हैं हम आपको। तो देखो बेटा, संसद की अन्य शक्तियां या कहें हम विविध शक्तियां, जो ऊपर हमने अभी शक्ति पढ़ी, कौन कौन सी, विधायी शक्ति, ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब इनमें कोई शक्ति जो ना आई वो अन्य शक्ति इनमें है। ठीक है बेटा। तो अन्य शक्ति कौन कौन सी हैं, यानी कि अन्य शक्तियों में देखिए राष्ट्रपति, व उपराष्ट्रपति। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। क्या लगा सकते हैं ये, महाभियोग। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं, उसके न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं। किन किन को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ये महाभियोग क्यों लगाया जाए भाई, देखो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी आलोचना होती है क्या, इन्हें आलोचना से मुक्त रखा गया है क्योंकि देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति, इसकी आलोचना करोगे आप, यानी कि पहले नागरिक की आलोचना है गई तो देश की आलोचना हो गई भाई। आपने विपक्ष को, सत्ताधारी दल में जो प्रधानमंत्री है जैसे कभी नरेंद्र मोदी है, तो विपक्ष में जो भी बड़ा दल होता है, दूसरा बड़ा दल, वो क्या करता है, प्रधानमंत्री की क्या करता है, खामियों को ढूंढता है और जनता को बताता है कमियां क्या हैं। अब खूबियों को तो नहीं बताएगा क्योंकि उसे सत्ता में आना होता है, बताना चाहिए हालांकि, तो वो कमियों को बताते हैं। ठीक है बेटा। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी आलोचना ना कर सकें,
भाई प्रधानमंत्री की भले ही आलोचना आ जाएगी, पर इनकी आलोचना ना हो, इनको तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। आलोचना इनकी नहीं होती है तो महाभियोग कैसे करते हैं भाई? महाभियोग कैसे लगाएंगे? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा व राज्यसभा। अब किसी भी सदन में जिसमें प्रस्ताव लाया जा रहा महाभियोग का, तो उसके 1/4 सदस्य पहले क्या करेंगे? 1/4 सदस्य तो हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, और बहुमत 2/3 सदस्यों को होना चाहिए। तो पहले 1/4 सदस्य 14 दिन पहले 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके सूचना दे देंगे। किसको? जिसके प्रति महाभियोग लगाया जा रहा है। अब 14 दिन बाद जिस सदन में वो हस्ताक्षर हुए हैं, प्रस्ताव लाया जा रहा है, उसमें 2/3 उपस्थित जो लोग हैं उनके द्वारा 2/3 बहुमत, सदन में जो उपस्थित हैं उसके 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। पारित होने के बाद दूसरे सदन भेज दिया जाए। कोई भी सदन प्रस्ताव लाया जा सके, फिर वह क्या करेंगे? दूसरे सदन को भेज देंगे। दूसरे सदन में भी उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य उनके 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ हुआ तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद से हटा हुआ समझा जाता है, क्योंकि देश का पहला नागरिक है, उसको कोई हटाएगा नहीं, उसको उसी दिन से हटा हुआ समझा जाएगा जैसे महाभियोग लग गया। दोनों सदनों से लाया जाता है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके प्रति अगर महाभियोग लाया जाता है तो फिर राष्ट्रपति की अनुमति से उनको हटना पड़ता है। फिर तो कोई हटाने वाला है ऊपर। अब राष्ट्रपति तो पहला आदमी है, देश का पहला नागरिक है, उसको हटाने वाला कोई ऊपर नहीं है, तो उसको तो पद से हटा हुआ समझा जाता है। लेकिन इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश अनुसार फिर हटना पड़ता है, ठीक है। तो ये संसद की अन्य शक्ति। एक और शक्ति जो है, जैसे कि दूसरी शक्ति हम कहें कि जब आपातकाल लग रहा हो, तो आपातकाल क्या होता है भाई? राष्ट्रपति को लगता है 3 परिस्थितियों में वो आपातकाल लगाता है। संकट काल जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। 352 युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है। अनुच्छेद 356 यानी कि राज्य में अगर वित्तीय संकट की स्थिति हो, और अनुच्छेद 360 जो देश में अगर वित्तीय संकट की स्थिति हो, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति में लगाया जाता है। जब भी आपातकाल लगाया जा रहा है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा व राज्यसभा के द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक है, यानी कि बहुमत से वो स्वीकार किया जाना चाहिए 1 माह के भीतर में, तभी संकट काल आगारी चल सके। 6 माह के लिए एक बार में लगाया जा सके राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन, जिसको आपातकाल बोलते हैं, संकट काल बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन जब एक बार में 6 माह के लिए लगाया गया है तो फिर से जैसे लोकसभा में राज्यसभा स्वीकृति दे रही बहुमत के द्वारा, तो अगले 6 माह और बढ़ाने के लिए, भाई 6 माह के लिए लगाया गया है, अगले 6 माह के लिए और बढ़ाना है, तो फिर से संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होगी, यानी बहुमत के साथ स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो ये एक तरह से संसद की अन्य शक्ति है कि ना है गई, भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने वो पद से हटा सके महाभियोग की प्रक्रिया से, ठीक है। कौन? संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, जिनसे संसद बनी है। संसद की तो पावर हो गई। आपातकाल अगर लग रहा है देश में, आपातकाल लगाया गया तो संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति 1 माह के अंदर मिलनी चाहिए भीतर में, और जो आपातकाल लगाया जाएगा वो अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जाएगा। अगर और 6 माह बढ़ाना है तो फिर से संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है बेटा। ये क्या है? संसद की हमारी शक्तियां हुई। दैट्स ऑल।